हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एवन में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान, अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएसआई का हो या एएसआई का हो या फिर आने वाले टाइम में पैट एग्ज़ाम हो या आरओ का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो समय को ना ख़राब करते हुए हम देखते हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो ये भारत की संविधान सभा जो है, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये संविधान सभा का गठन हुआ कब था। ये हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था इसका गठन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये जो मांग की गई थी, ये की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मांग रखी गई थी, ये कहाँ रखी गई थी, किस अधिवेशन में रखी गई थी। ये फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई थी 1936 में। तो अब देखिए, इसी सन में यानी कि 1936 को कांग्रेस में से यह प्रस्ताव पारित भी किया गया था, वो भी बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के द्वारा। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये प्रतिपादन किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5वां। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी, उसके अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये हमसे मालूम किया जा रहा है। तो इसमें सदस्य थे भैया 389, जिसमें से अब मैं बता दूँ ये किस किस प्रकार से बटे हुए थे। इनमें से 292 तो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे, और 93 तो भैया ये देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। ये इस तरह से बटे हुए थे 3 भागों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 6वां क्वेश्चन। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को जो मूर्त रूप प्रदान किया था भाई, वो प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक बात और बता दूँ, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसलिए जो बात है मैं बताता चलूँगा क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे चलिए। 7वां क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष। तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था 1936 में। मैंने ऊपर आपको बताया था कि बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के द्वारा ये प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे। तो इनमें से 208 होते कांग्रेस के। मैंने आपको बताया ना, तो 292 ऊपर की 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, ये उन्हीं में से पूछ रहा है कि कांग्रेस से कितने थे। तो 208 थे। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन 9वां। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा के गठन की मांग की थी, वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए हम अब देखते 10वां क्वेश्चन। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो जैसे पुनर्गठन हुआ था, तो बाद में संविधान सभा के सदस्य जो पहले थे वो घट गए थे। पहले कितने थे, 389 थे, अब ये 299 रह गए थे। अब वो 299 जो रह गए थे वो कैसे रह गए थे मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि सबसे पहले तो देश विभाजन हुआ, तो संविधान सभा का पुनर्गठन भी होना था। जब देश विभाजन हुआ तो संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन हुआ। वो हुआ था 1947 में। कब हुआ था, 13 अक्टूबर 1947 को। और फिर 13 अक्टूबर के बाद 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है 299 कर दी गई थी, जिसमें से जो है प्रांतीय सदस्य तो थे 229 और देसी रियासतों के थे 70।
इस तरह से ये दो जगह बट गए थे। चलिए हम आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो भैया ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, यानी क्रिप्स योजना के द्वारा, या क्रिप्स मिशन भी बोल देते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने सदस्य प्रतिनिधि थे? 70 थे। मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि 299 बट गए थे, इसमें से प्रांतीय सदस्य हो गए थे 229 और देशी रियासतों के 70। तो ये देशी रियासतों के वो वाले 70 हैं। चलिए आगे देखते हैं हम 13 क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सबसे पहले देखो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी ये मांग। ठीक, आगे चलते हैं हम अपने 14 क्वेश्चन पे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ मैं आपको ये और बता दूं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इससे हमने 2 क्वेश्चन बना लिए। ठीक, अगर आगे चलते हैं क्वेश्चन 18। पश्चिम बंगाल से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कि ये पूछ रहा है कि B.R. अम्बेडकर जो थे उनका कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो उनको हुआ था पश्चिम बंगाल से। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भाई B.R. अम्बेडकर। चलिए, भीमराव अम्बेडकर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान ने भैया 13 जो समितियां नियुक्त की थीं। अब ये 13 में से कुछ मैं प्रमुख आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि एक थी संचालन समिति, दूसरी थी संघ संविधान समिति, तीसरी प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति और संघ शक्ति समिति। ये कुछ समितियाँ जो थी ये कुछ प्रमुख थीं। तो चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन हमारे संविधान के पूरे हो चुके हैं और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनको ध्यान से याद कर लें, ध्यान से पढ़ लें। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो ये 20वां क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था से स्टार्ट है। जैसे कि इसमें है, देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गाढ़ी समस्या बनी हुई है, यानी कि ये होगा बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। चलिए, तो ये है शिक्षित बेरोजगारी। आप खुद ही देख लो, हम सब आप सब शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं इस टाइम। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में यही है कि शिक्षित बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है 21वां, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भैया ये हैदराबाद में स्थित है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये इसको बोलते हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये तो हो गया। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा गरीब किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा में। चलिए, तेईसवां क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? यानी कि तो किसका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है, वार्षिक प्रकाशन? ये है IBRD का। IBRD की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसके सदस्य देश हैं 189। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां, मानव विकास सूचकांक HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये देन है भाई महबूब उल हक की। अब ये मानव विकास सूचकांक, इसका क्या कार्य है, क्या उपयोग है इसका? तो ये इसका उपयोग है मानव विकास के आधार पर आकलन करना। ये इसका उपयोग है, ये मानव विकास के आधार पर आकलन करती है, उसी के हिसाब से रखती है सूची में कौन ऊपर है कौन नीचे है। अब मानव विकास किस आधार पर देखा जाता है? तो वो देखा जाता है जीवन पर्याप्त प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर क्या है, GDP का क्या स्तर है, इन सब स्तरों को देख के तब ये मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए
तो क्या सत्य है, क्या प्रस्तुत किया जाए, यानी कि ये एक श्रमिक आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या है? तो अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण है आय में असमानता। अब ये आय में असमानता है क्या? ये है जैसे कि कम लोगों के पास राष्ट्रीय आय का अधिक भाग और अधिक लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कम भाग, यही असमानता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 27वां क्वेश्चन। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये राज्य स्तर की मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। आगे चलिए, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगर आगे चलिए, जिस क्वेश्चन में बताने लायक होगा मैं सब उसको बताता चलूँगा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ये की गई थी भाई अप्रैल 2002 को जारी की गई थी इसकी रिपोर्ट। अब ये UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 22 नवंबर 1965 को UNDP की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी? तो ये निकाली गई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी इसकी फरवरी 1964 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मज़ा आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अब हम UPSI के प्रैक्टिस सेट भी जरूर चलाएँगे, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार, यानी कि 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन थे शैक्षिक विकास सूचकांक के उसमें? तो ये थे केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं आयात निर्यात बंद, यानी कि आयात निर्यात पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा तो वहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, ये शायद हाँ लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अर्थव्यवस्था का मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव विकास सूचकांक बनाया था UNDP ने। इसका क्या है? इसका मतलब UNDP का संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। इसका मैंने ऊपर सब बताया था इसके बारे में आपको। चलिए ये क्वेश्चन जो हैं अब ये समाप्त होते हैं। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, ये 35 अब अर्थव्यवस्था क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। अब हम आते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन पे। दोस्तों इस वीडियो में 3 पोर्शन हैं, संविधान, अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर के, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम अपने कंप्यूटर क्वेश्चन। और आने वाले एग्जाम में कंप्यूटर आएगा, RO में, हाई कोर्ट में RO में कंप्यूटर है, और जी तुम्हारा ASI के लिए कंप्यूटर है, और भी बहुत से एग्जामों के लिए कंप्यूटर ज़रूरी है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन कंप्यूटर के। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 36वां है और कंप्यूटर का पहला है। देखते हैं क्या है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो किया था वो किया था JS किल्वी ने। ठीक, आगे चलिए। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर की किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारित अंक पद्धति जो होती है ना 1010, वो ही है द्विआधारित पद्धति। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो सर्किट चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? वो होती है सिलिकॉन की। आगे चलिए। कंप्यूटर भाषा फोटान किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो ये जो होता है ये कंप्यूटर की भाषा है फोटान, तो ये होती है विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग। अब अगला क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए प्रयोग होती है? तो कोबोल जो उपयोग होती है वो होती है व्यावसायिक कार्यों के लिए। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो अभी पीछे बताया था व्यवसायिक या वाणिज्यिक एक ही बात होती है, तो वो होता है कोबोल का। चलिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकास की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकास की गई भाषा थी फोटान। चलिए आगे देखते हैं।
अंग्रेजी भाषा में समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल, यानी कि समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल है। देख चलिए अगला है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये चुंबकीय डिस्क पर जो होती है आयरन ऑक्साइड की परत। आगे चलिए, किस भाषा सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो ये सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है कोबोल भाषा में। एक सेकंड यार, थोड़ी ब्राइटनेस कम हो रही है, मैं ब्राइटनेस में बढ़ा लेता हूँ। चलिए, मज़ा नहीं आ रहा था यार ऐसे। अब देखते हैं हम अपना। हाँ, अब भी तो मज़ा आया। ये हो गया था। हाँ, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है कोबोल में, यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से आगे देखिए 46 क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं? हाँ, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई मापते हैं? बिट, यानी कि सबसे छोटी इकाई बिट होती है, उसमें कंप्यूटर की लंबाई, शब्द की लंबाई नापते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फोर्टान, एल्गो और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया, यानी किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया? ये 3 भाषाएं हैं, इन सबको सीखने के लिए किस भाषा को सीखना जरूरी है? सबसे पहले वो ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, और उस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया, तो वो है बेसिक, यानी कि बेसिक कंप्यूटर सीखोगे जब भी आप कुछ और सीखोगे, अन्यथा नहीं। चलिए आगे देखिए 48वां क्वेश्चन, मेगाबाइट में मापते हैं, इसमें मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, यानी कि MB, मेगाबाइट होता है MB, इसमें कंप्यूटर की स्मृति क्षमता नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या था? फोर्टान। अब आगे चलिए 50वां क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। ये 51वां क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रख दिया है इसमें हमने। तो देखिए लास्ट है और 51वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का लास्ट है और हमारी वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है 1024 बाइट बराबर है, तो ये है 1 KB के, ये यानी कि 1024 बाइट मिलकर 1 KB बनते हैं। और इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 1024 मिलकर 1 KB बनते हैं और 1024 KB मिलकर जो बनते हैं वो बनते हैं 1 MB, और 1024 MB मिलकर बनते हैं 1 GB, और 1024 GB मिलकर जो बनते हैं वो बनते हैं 1 TB, यानी कि KB से बड़ा MB से बड़ा GB से बड़ा TB, उससे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ तक बहुत है याद करने के लिए। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से इन्हें बोला जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आपके लिए मैंने ये तैयार किए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।